जैसा कि पिछले पाठ में हम पढ़े थे, द्रव्य की भौतिक अवस्था, ठोस द्रव गैस के बारे में जो हम लोग पढ़े थे, उसी प्रकरण को आगे बढ़ाया जा रहा है आज। अब हम आज पढ़ेंगे द्रव्य का अवस्था परिवर्तन। इसका तात्पर्य क्या है, यानी कि कोई पदार्थ यदि ठोस है तो वह कैसे द्रव में और कैसे गैस में बदलता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ से ठोस से, और एक बात यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जब भी हम किसी भी ठोस को गर्म करेंगे तो वो द्रव बनता है, द्रव को गर्म करते हैं तो गैस बनता है। यानी कि यदि इधर से इधर दिशा की ओर जाना होगा तो हमेशा गर्म करने के बाद ही वो अवस्था हमें प्राप्त होती है। और यदि गैस को ठंडा करेंगे तो वो द्रव बनता है, और द्रव को ठंडा करेंगे तो वो ठोस बनता है। ठीक, अब बात ये है कि उस क्रिया को क्या कहा जाएगा जब ठोस द्रव में बदलेगा, द्रव गैस में बदलेगा, गैस द्रव में बदलेगा, या द्रव ठोस में बदलेगा। उस क्रिया को क्या कहेंगे, यही इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जब कोई ठोस पदार्थ गर्म होने के बाद द्रव अवस्था में बदल जाता है, उसी क्रिया को गलनीकरण या संक्षेप में गलन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब किसी द्रव पदार्थ को गर्म किया जाता है और वह गैस में बदल जाता है, तब इस क्रिया को वाष्पन कहा जाता है। बात समझ में आई? फिर से रिपीट करते हैं। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने के बाद वह द्रव अवस्था में बदल जाता है, उस क्रिया को हम गलन कहते हैं या गलनीकरण कहते हैं। जैसे यदि हम जमे हुए घी को गर्म कढ़ाई में डालें तो वो पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाता है। बर्फ़ को हाथ में लेते हैं, वह द्रव अवस्था में आ जाता है। या किसी भी चीज़ को, लोहा को भी यदि बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा जब गर्म करेंगे, उसका तापमान जब आएगा 1539 डिग्री सेल्सियस, तो वह भी द्रव अवस्था में बदल जाएगा। तो उनके द्रव अवस्था में आने की क्रिया को ही गलनीकरण या गलन कहते हैं। अब जब द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में बदलेगा, तो इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे कि पानी को गर्म करेंगे तो भाप के रूप में बदलता है, और भाप क्या है, गैस। तो इस क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। जब हमें डॉक्टर साहब सुई लगाते हैं तो हमारे हाथ को स्पिरिट लगाते हैं, तो वो स्पिरिट है वो भी अब जब गैस को हम ठंडा करेंगे तो द्रव में बदलता है। तो वह क्रिया जिसके द्वारा कोई भी गैसीय अवस्था वाला पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है, उसे हम संघनन कहते हैं। जैसे यदि आप किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल लीजिए, ठंडा, पेप्सी, थम्स अप, मिरिंडा, तो उस बोतल के बाहर आप देखेंगे तो पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। वो पानी की बूंदें बोतल से बाहर नहीं आई हैं, बल्कि वो गैस है, वायुमंडल का जलवाष्प है। वो जहाँ अपने से ठंडा तापमान पाएगा, ठंडा होकर वह तुरंत जल में बदल जाएगा। आप चाय लेते होंगे तो चाय से जो भाप निकलता है, उस चाय के गिलास को हाथ से बंद कीजिए ऐसे, और थोड़ी देर के बाद जब हाथ निकालेंगे तो आप क्या देखेंगे कि हाथ पर पानी की बूंदें हैं। तो क्या हुआ, वो गैस जो है वो ठंडा होकर, अब जिसमें से गैस निकल रहा है चाय में से, तो वो हाथ पर आकर ठंडा होकर पानी में बदल जा रहा है, यानी कि द्रव अवस्था में बदल जा रहा है। तो इस क्रिया को हम संघनन कहते हैं। जस्ट उसके बाद जब कोई द्रव पदार्थ ठंडा होगा तो वह ठोस में ही बदलेगा। जैसे कि यदि पानी को हम फ्रिज में रख दें तो वह ठंडा होने के बाद बर्फ़ में बदल जाता है। उस क्रिया को हम कहते हैं हिमीकरण। जब कोई द्रव पदार्थ ठोस पदार्थ में बदल जाता है तो उस क्रिया को हम हिमीकरण कहते हैं। तो ये तो हो गया बात क्रिया की। अब बात करते हैं कि यह जो क्रियाएं होती हैं वो जिस निश्चित तापमान पे होती है, तो उस तापमान को क्या कहा जाता है। जैसे कि आप सुने होंगे गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, ये सब सुने होंगे, तो उसी के बारे में आप चर्चा करेंगे। अब जैसे नाम से ही लग रहा है, गलनांक यानी कि गलन धन अंक, अंक का तात्पर्य यहाँ तापमान से है, यानी कि वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ गर्म होने के बाद द्रव अवस्था में बदल जाता है, तो उस तापमान को इस ठोस पदार्थ का गलनांक कहा जाता है। जैसे बर्फ़ को हम लेते हैं, हाथ पर रखते ही वो गलने लगता है, तो उसको तो 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए,
और बात करें अगर लोहे की, तो लोहा 1000 डिग्री सेल्सियस पर लोहा ही रहेगा, कुछ नहीं होगा। उसको गर्म होकर द्रव में बदलने के लिए तापमान चाहिए 1539 डिग्री सेल्सियस। उसको इतना तापमान चाहिए, और जब इतना तापमान मिलेगा किसको, लोहे को जब इतना तापमान मिलेगा तब वह पिघलना शुरू हो जाएगा, यानी कि गलनीकरण शुरू हो गया। लेकिन जिस तापमान पे हुआ उस तापमान को उस लोहे का गलनांक कहा जाता है। अर्थात यदि प्रश्न आएगा कि लोहे का गलनांक कितना होता है, तो हम बोलेंगे कि लोहे का गलनांक 1539 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये होता है गलनांक का अर्थ कि कोई वस्तु कितने तापमान पे गल जाती है। जितने तापमान पे गल जाती है वही तापमान इस वस्तु का गलनांक कहलाता है। ठीक उसी की भांति क्वथन का अर्थ होता है उबलना। जब हम द्रव को उबालते हैं तो हम तो यह जान गए कि गैस में बदलेगा, लेकिन क्या हम जब द्रव पानी को किसी बर्तन में किसी चूल्हे पर रखते हैं क्या वो तुरंत भाप बन जाता है? नहीं ना, नहीं बदलता है। तो जितने तापमान पे यह भाप बनना शुरू हो गया, गैस में बदलना शुरू हो गया, उस तापमान को क्वथनांक कहते हैं। यानी कि वह तापमान जिस पर यह द्रव उबलना शुरू हो गया। जैसे कि यदि हम पानी को गर्म करते हैं तो वह 100 डिग्री सेल्सियस जब तापमान होगा तो वह अपने आप उबलना शुरू हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि पानी का जो होता है क्वथनांक वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वैसे जब बात करें हम एल्कोहल की, तो एल्कोहल का क्वथनांक इससे कम होता है। यह 78 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलना शुरू हो जाता है। अर्थात जब हमारा थर्मामीटर 78 डिग्री सेल्सियस बताएगा तापमान, उस समय वह जो एल्कोहल है वह उबलना यानी कि गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। तो वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ गैस पदार्थ में बदल जाता है, उस तापमान को इस पदार्थ का क्वथनांक कहा जाता है। वैसे ही जब कोई गैस पदार्थ है उसको द्रव में बदलना है तो वह ठंडा होगा तो वो भी तो तापमान होगा। तो जब वह ठंडा होकर इसमें बदल रहा है तो उस तापमान को हम द्रवणांक कहते हैं। कभी कभी इस द्रवणांक का अर्थ हम गलनांक के भी रूप में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम द्रवणांक का अर्थ लेंगे कि कोई भी गैस द्रव में बदल जाए जिस निश्चित तापमान पे, उस तापमान को द्रवणांक कहा जाता है। वैसे ही जब कोई द्रव पदार्थ है तो जिस तापमान पर वह ठोस में बदल जाएगा उस तापमान को हम हिमांक कहते हैं। उस तापमान को हम क्या कहते हैं? हिमांक। नाम से ही देखिए स्पष्ट है, हिम का अर्थ होता है बर्फ, हिम का अर्थ होता है बर्फ, और अंक का अर्थ यहाँ बताया गया है तापमान। यानी कि वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ बर्फ यानी कि ठोस में बदल जाए उस तापमान को हिमांक कहा जाता है। तो यह पूरी प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को समझ लेने के बाद हमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सभी तीनों अवस्थाओं के पदार्थों को, परिभाषाओं को हम खुद गढ़ सकते हैं, खुद बना सकते हैं। अब एक चीज़ और बात कर ले कि यदि हम ठोस को गर्म किए तो द्रव में बदला, तो वो तो हो गया गलन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह सीधे गैस में बदलता है, और गैस में बदलने के बाद यदि इसको हम ठंडा करते हैं तो वह द्रव में न बदलकर सीधे ठोस पदार्थ में फिर से बदल जाता है। तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जैसे कपूर आप देखे होंगे, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन मालूम है? नेफ्थलीन जिसे हम बक्से में रखते हैं अपने कपड़ों को सुगंधित करने के लिए, उसे नेफ्थलीन की गोलियां कहा जाता है। उनको यदि हम गरम तवे पर रख दें, उसको कटोरे से ढक दें, तो वो गर्म होने के बाद सीधे गैस में बदलेगा, और गैस में बदलने के बाद कटोरे पर बिंदु बिंदु रूप में जमा हो जाता है। और उन बिंदु बिंदु रूपों को अगर हम जमा करेंगे क्रिस्टल के रूप में हो जाएगा, तो फिर से आप उसको मिलाकर बनाएंगे तो फिर वो ठोस वही बन जाएगा जिससे वो गैस बना था, यानी कि वो फिर कपूर में बदल जाएगा। यानी कि वह प्रक्रिया जब किसी ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं और वह गैस में बदलता है, और गैस के बाद यदि ठंडा करते हैं तो सीधे फिर ठोस में बदलता है, तो इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण ऊर्ध्वपातन का मैंने जैसे बताया, कपूर आप ले सकते हैं, कपूर है, नेफ्थलीन की गोलियां हैं, ये सब इनका ऊर्ध्वपातन होता है। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछता भी है कि
ऊर्ध्वपातन के उदाहरण बताइए। तो आप याद रखिए रहिए, कपूर, नेफ्थलीन, एक और है आयोडीन। ये 3 ऐसे पदार्थ हैं जिनका गर्म करने के बाद यह द्रव में ना बदलकर सीधे गैस में बदलते हैं, अर्थात इनका ऊर्ध्वपातन होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि इस टॉपिक से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।